Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 81। अभी उन दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी गोलियां चलने की आवाज आने लगी। गोलियों की आवाज सुन आकृति डर के मारे रेहान के सीने से जा लगी। रेहान ने भी आकृति को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेबी रिलैक्स में हूं ना। रेहान लगातार आकृति को शांत किए जा रहा था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वो आकृति को सीने से लगाए थोड़ा बाहर आया तो उसका ही एक बॉडीगार्ड रेहान के पास आया और सिर झुकाए बोला, सर इस जगह पर टेररिस्ट अटैक हुआ है जिस वजह से सभी टेररिस्ट ने मॉल को अपना अड्डा बना लिया है। वो ऊपर आए उससे पहले हम पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। रेहान ने उसकी बात सुनी और एक नज़र अपनी बाहों में सिमटी आकृति को देखा जो डर के मारे रेहान से चिपकी हुई थी। रेहान ने आकृति को अपनी बाहों में उठाया और पीछे के रास्ते बाहर निकल गया। उसे अभी सिर्फ आकृति की फिक्र थी, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। वही आकृति ने अपना सिर रेहान के सीने में धंसा रखा था। रेहान के साथ बस एक ही बॉडीगार्ड था। जब वो पीछे के डोर तक पहुंचे तभी अचानक वहां 4 टेररिस्ट खड़े थे। उन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक किया था। रेहान ने आकृति को ना चाहते हुए भी खुद से दूर किया और एक कोने में खड़ा कर छुपा दिया। उसने आकृति के माथे को चूमा और उसे धीरे से कहा, यहीं रहना, मैं अभी आया। आकृति रेहान को रोकना चाहती थी पर वो ये करने में नाकामयाब थी क्योंकि वो खुद डरी हुई थी। पर फिर भी उसने रेहान के हाथ को पकड़ नामे गर्दन हिला दी। रेहान ने उसका हाथ छुड़ाया और प्यार से अपने हाथों से उसके गालों को सहलाकर कहा, प्लीज जान, यहाँ से बाहर मत निकलना। उसकी बात सुन आकृति ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रेहान ने उसे सिर को हल्का सा सहलाया और फिर वहां से चला गया। रेहान और उसके साथ वाले गार्ड उन टेररिस्ट पर हमला कर दिया और वहां एक लड़ाई चालू हो गई। पर कुछ ही देर में रेहान और उस गार्ड ने उन लोगों को धूल चटा दी और उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया। रेहान ने एक राहत की सांस ली और आकृति को जहां छोड़ा था उस ओर चला गया। पर जैसे ही वो उस ओर गया वो शॉक हो गया क्योंकि आकृति तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। रेहान की सांसें अटक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आकृति गई तो गई कहाँ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक गई। वो बहुत अच्छे से जानता था कि आकृति कभी भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। उसे लगातार आकृति की चिंता हो रही थी। रेहान ने अपने पास खड़े गार्ड को कहा, और गार्ड्स बुलाओ और मेरी आकृति को ढूंढो। अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगा। वो गार्ड रेहान की धमकी सुन डर गया और तुरंत अपने फ़ोन से कॉल कर दूसरी ओर चला गया। वही रेहान आकृति को ढूंढने के लिए वापस मॉल में चला जाता है। वो आकृति को हर जगह ढूंढ रहा था। रेहान को बार बार एक ही डर सताए जा रहा था कि अगर गलती से भी आकृति उन टेररिस्ट के हाथों लग गई तो वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेगी। अगर उन्होंने आकृति को कुछ कर दिया तो ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल रेहान के मन में चल रहे थे। वैसे तो रेहान कभी किसी चीज़ से डरता नहीं था पर आकृति उसकी कमज़ोरी बन गई थी। वो आकृति के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। रेहान इसी उधेड़बुन में जैसे ही मॉल के बीचों बीच पहुंचा उसकी नज़रें आकृति पर गई जो डरी सहमी मॉल के बीचों बीच खड़ी है। रेहान ने उसे देख एक राहत की सांस ली पर अगले ही पल उसके फेस पर डर और गुस्से ने ले ली क्योंकि वहां आकृति और मॉल के सभी लोग उन टेररिस्ट ने गन पॉइंट पर थी। रेहान दिल जोरों से दिल धड़क जाता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। आकृति के सिर पर चोट लगी थी और उसके हाथ पीछे बांधे हुए थे। आकृति की नज़र जैसे ही रेहान की नज़रों से टकराई तो उसे अपनी गर्दन बार बार ना में हिला रही थी और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। भले ही जुबान बोल नहीं रही थी पर रेहान उसकी आंखों को देखकर ही वो समझ गया कि वो क्या कह रही है। रेहान प्लीज चले जाओ यहाँ से। रेहान ने वैसे ही आंखों ही इशारा किया और ना में अपनी गर्दन हिला दी तो आकृति की आंखों से पानी झरने की तरह पानी बह रहा था।
तभी रेहान का फ़ोन वाइब्रेंट हुआ। उस पर एक मैसेज आया, बॉस हमारे गार्ड्स आ गए हैं, उन्होंने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है, आप बस ऑर्डर दे देना, हम अंदर आ जाएंगे। रेहान ने उसका मैसेज सेंड कर दिया। वैसे तो रेहान चाहता तो वो एक बार में ही सबको भून देता, पर इस समय उसकी जान वहाँ थी और आकृति को लेकर वो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो इतने टाइम तक चुप था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि आकृति उनके चंगुल से छूट जाए और फिर वो इन सबको मौत के घाट उतार देगा। रेहान जहां आकृति को बचाने के बारे में सोच रहा था, वहीं आकृति भी रेहान के बारे में सोच रही थी। वो तो भगवान से यही मिन्नतें मांग रही थी कि रेहान को कुछ ना हो। एपिसोड 82। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, तभी एक आदमी जो कि उस गैंग का लीडर था, उसकी नज़र आकृति पर आई जो किसी डायरेक्शन में देख बार बार गर्दन हिला रही थी। उस आदमी ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो पाया वहां पर रेहान खड़ा था। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो आकृति के पास गया और उसके बाल पकड़ उसे एकदम से खड़ा कर दिया। दर्द होने के कारण आकृति के मुंह से चीख निकली, जिसे सुनोर देख बाकी सभी के दिल दहल गए, क्योंकि उस आदमी ने बड़ी ही बेदर्दी से आकृति के बाल पकड़ रखे थे। उस आदमी ने रेहान की ओर देख कहा, बे ओ ऐसा नीचे आ, वरना ये जो तेरी माशूका है ना, इसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। रेहान जल्दी से नीचे की ओर बढ़ा और लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर तूने मेरी बीवी को और तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुझे वो दर्दनाक मौत दूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोची होंगी। रेहान ये सब बोल आकृति और उस आदमी की ओर आ रहा था। एक पल के लिए तो वो आदमी डर गया, पर अगले ही पल उसने चाकू निकाल आकृति के गले पर रख दिया। रेहान जो कुछ ही कदम की दूरी पर था, उसके कदम अचानक रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल के बेरहमी से टुकड़े कर रहा है। उस आदमी ने कुछ देर रेहान को देखा, फिर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उस आदमी के साथ के लोग और जिन्हें बंदी बनाया, वो लोग हैरानी से उस आदमी को देख रहे थे। फिर वो आदमी ने अपने आदमियों को देखा, फिर कहा, तुम जानते भी हो तुम्हारे सामने को खड़ा है इंडिया का नंबर 1 बिजनेस टायकून मिस्टर रेहान आहूजाज। अपना नसीब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये हमारी सारी बातें मानेगा। पूछो क्यों? उस आदमी की बात सुन उसके पास खड़े आदमी ने पूछा, क्यों बॉस? तो उस आदमी ने आकृति की ओर देखा और गंदी हंसी हंसते हुए कहा, ये लड़की जो इसकी वाइफ है। रेहान जो काफी देर से उस आदमी को बकवास सुन रहा था, उसने कहा, देख मेरी वाइफ को छोड़ दे, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। रेहान की बात सुन उस आदमी ने कहा, सही कहा मिस्टर आहूजा, मुझे इसी चीज की उम्मीद थी। फिर थोड़ा रूम उसने वापस कहना स्टार्ट किया, मुझे पूरे 50 करोड़ और एक प्लेन चाहिए, और इसी के साथ तुम हमें इंडिया से बाहर निकालोगे, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। रेहान ने एक नज़र आकृति को जैसा, जो बहुत घबराई हुई थी, उसने उस आदमी को देख कहा, मुझे मंजूर है, बस तुम मेरी वाइफ को छोड़ो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ। अरे मिस्टर आहूजा, ये दावपेच आप अपने बिजनेस तक रखे तो ही अच्छा है। तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ? जब तक ये लड़की मेरे पास है तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, पर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इस वजह से अब तुम मुझे पूरे 75 करोड़ दोगे। रेहान ने अपना फ़ोन निकाला तो वो आदमी फटाक से बोला, ना मिस्टर आहूजा, कॉल लाउड स्पीकर पर रखो, वरना तुम्हारी वाइफ का स्पीकर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रेहान ने राघव को कॉल कर फ़ोन स्पीकर पर किया। लगभग 2 से 3 रिंग में ही कॉल उठ गया और राघव ने हेलो कहा तो रेहान ने एक नज़र उस आदमी को देखा जो बोलने का इशारा कर रहा था। राघव, 70 करोड़ एंड एक प्लेन रेडी करो, जैसे ही बंदोबस्त हो मुझे कॉल करना और है, थोड़ा जल्दी करो। राघव ने बस यस बॉस कहा और फिर रेहान ने फ़ोन रख दिया। वहाँ खड़े सभी लोग रेहान को देख रहे थे, जिसके फेस पर सिर्फ अपनी वाइफ को खोने को डर था। उसने फ़ोन पर पैसे ऐसे रेडी करने कहा जैसे वो कोई मामूली रकम हो। ऑब्वियसली ये अमाउंट छोटा नहीं था, इसमें रेहान के ऑफिस में काम कर रहे वर्कर्स की पूरे साल की सैलरी के बराबर थे, पर रेहान के फेस पर खुद का पैसा जाने की शिकन भी नहीं थी। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मेरी वाइफ के ऊपर से चाकू हटाओ।
वो आदमी जो शौक होकर रेहान को देख रहा था वो अपने सेंस में वापस आया और फिर हंसते हुए कहा, वाह मिस्टर आहूजा, तुम अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, पर अफसोस जब तक मैं पैसे ना देख लूँ तुम्हारी वाइफ मेरे पास रहेगी। सिक्योरिटी। रेहान ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से अपनी मुट्ठी बींच ली और उस आदमी को घूरने लगा तो उस आदमी ने अपने आदमियों से कहा, बे तुम सब क्या मुहूर्त का इंतजार करोगे, इससे इसका फोन लो और उसके हाथ बांध दो। तो दो आदमी आगे आए और उन्होंने रेहान के हाथ पीछे कर बांध दिए। वो सभी आदमी अब रिलैक्स हो गए। तभी रेहान की नज़र अपने गार्ड पर गई तो उसने आंखों ही आंखों से इशारा किया जो उसके गार्ड ने तुरंत समझ लिया। फिर रेहान ने आकृति की ओर इशारा किया जिसका मतलब साफ था उन्हें आकृति को पहले बचाना है। उस गार्ड ने हमें इशारा किया और धीरे धीरे अपने सभी गार्ड्स के साथ मिलकर उस एरिया को घेर लिया जहां उन टेररिस्टों का घेरा था। कुछ टेररिस्ट को तो रेहान के गार्ड्स ने चुपके से मारकर खुद उनकी जगह ले ली और इस बात की भनक रेहान और उसके गार्ड्स को ही थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेहान के गार्ड्स को हर तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी थी जिसमें उन्हें हर हाल में अपने बॉस की रक्षा करनी होगी। लगभग 10 मिनट में रेहान के गार्ड्स ने आधे से ज़्यादा टेररिस्टों को मार उनकी जगह ली थी। एपिसोड 83। वो सभी बस रेहान के एक इशारे के इंतजार में थे, पर रेहान अब भी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अगर गलती से भी आकृति को कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएगा। रेहान ने एक नज़र आकृति की आंखों में देखा जिसमें बेहिसाब आंसू और डर था। कुछ ही देर में रेहान का फोन बजा। उस टेररिस्ट के एक आदमी ने फोन लाउड स्पीकर पर कर रेहान को बोलने को कहा। कॉल राघव का था। कॉल उठते ही उधर से राघव ने कहा, बॉस कैश रेडी है और प्लेन भी, आप बताओ कहाँ आना है। रेहान ने सामने देखा तो उस आदमी इशारे से ही यहाँ मॉल में आने को कहा। तो रेहान ने राघव को कहा कि वो पैसा लेकर यही आ जाए। राघव ने भी हामी भर दी तो उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। लगभग 20 मिनट में प्लेन पहुंच गया था मॉल के ऊपर। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मॉल था तो टेरिस भी काफी बड़ा था। उन टेररिस्ट ने एक नज़र आकृति को देखा, फिर रेहान की ओर देख कहा, कहना पड़ेगा मिस्टर आहूजा, आपके लिए आपकी वाइफ सबसे बढ़कर है, तो फिर ठीक है हम चलते हैं। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और निकल पड़ा। पर तभी पीछे से रेहान ने गुस्से से कहा, हमारी डील हुई थी, मैंने तूने जो जो मांगा सब दिया, अब तू मेरी आकृति दे। तभी वो आदमी पीछे मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा और कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था ये लड़की हमारी सेफ्टी है, तो जब तक हम इस देश से बाहर नहीं निकल जाते तब तक ये लड़की हमारे पास महफूज रहेगी। इतना कहकर वो आदमी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे गोली चलने की आवाज़ आई जो उस आदमी के पैरों में लगी थी जिससे वो नीचे गिर पड़ा। रेहान के आदमियों ने तुरंत आगे बढ़कर आकृति को दूर कर रेहान की ओर बढ़ा दिया। रेहान ने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपने आदमियों को इशारा कर उन सभी टेररिस्टों को बंदी बना लिया। पहले तो रेहान उन्हें जाने देने वाला था, पर जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया तो उसने गुस्से से गोली चला दी। आकृति रेहान की बाहों में ही बेहोश हो गई तो रेहान ने अपने आदमियों से गुस्से से कहा, इनमें किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। रेहान की बात सुन सब ने हामी भरी और रेहान आकृति को अपनी गोद में लिए चला गया। बाहर काफी मीडिया और पुलिस अधिकारी थे, पर रेहान के गार्ड्स ने किसी को रेहान आसपास भी नहीं आने दिया। रेहान ने आकृति को गोद में लिए ही कार में बैठ गया। कुछ ही देर रेहान की कार विला पहुंची तो रेहान ने आकृति को कार से बाहर निकाला और आकृति को गोद में लिए हुए ही अपने कमरे की ओर बढ़ा। रेहान ने आकृति को आराम से बेड पर लेटा दिया और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज किए, फिर आकृति के भी कपड़े चेंज कर उसके पास ही सो गया। आज का दिन दोनों के लिए ही काफ़ी मुश्किल भरा था, इसलिए दोनों ही सो गए। अगले दिन सुबह आकृति की नींद खुली तो वो रेहान की बाहों में थी और रेहान उसे बहुत मजबूती से पकड़े सोया था, जैसे अगर उसने हल्की सी भी ढील दी तो आकृति कहीं दूर चली जाएगी।
आकृति ने खुद को रेहान की बाहों से आज़ाद कराना चाहा पर ऐसा हो ना सका क्योंकि रेहान ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा बेबी सो जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आकृति उसकी बाहों में कसम साते हुए बोली रेहान प्लीज छोड़ो ना मुझे और नहीं सोना, वैसे भी आज बहुत काम है। रेहान ने आकृति को एक पल में खुद के नीचे कर बोला एक बात समझ लो, तुम्हारे लिए मुझसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। आकृति के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से रेहान के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके होठ पर हल्के से किसकर कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। आकृति की बात सुन रेहान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और फिर वो आकृति के ऊपर से उठ गया और सीधे वॉशरूम चला गया। आकृति भी उठ गई पर तभी उसको फोन बजने लगा और आकृति ने जब नंबर देखा तो पाया कोई प्राइवेट नंबर है तो उसने कॉल उठाकर जैसे ही हेलो कहा सामने से एक आदमी की आवाज आई। मिसेज आकृति, रेहान आहूजा, कैसे है आप। आकृति उसकी बात सुन कहा क्या आप मुझे जानते हैं। वो आदमी हंसकर बोला ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारे नकली सॉरी मतलब जिन्होंने तुम्हें पाला उन्हें किसने मारा और तुम्हारे असली माँ बाप सब जानता हूँ मैं। आकृति उसकी बात सुन थोड़ा गुस्से से बोली आखिर तुम कौन हो। उस आदमी ने अब थोड़ा सख्त लहजे में कहा तुम इतनी उतावली मत हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा पर उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, वो भी अकेले में। बोलो मंजूर है। और हाँ प्लीज़ इन सब में अपने पति को मत उलझाना क्योंकि क्या है ना, मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो सब जानता है। अभी से ठीक 2 घंटे बाद मैंने भेजे एड्रेस पर आ जाना, बाय। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन रख दिया और आकृति बेड पर बैठ गई। इस समय उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे पर सबसे बड़ा सवाल कि रेहान को बताए या ना बताए। तभी वॉशरूम का डोर खुला और रेहान बाहर आया। जब उसकी नज़र आकृति पर पड़ी तो वो उसके पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला क्या हुआ बेबी। आकृति ने एक नज़र रेहान को देखा, फिर जैसे ही कुछ कहने को हुई कि रेहान का फ़ोन बजने लगा तो रेहान ने आकृति से कहा 1 मिनट बेबी, ये कॉल उठाना ज़रूरी है। इतना कहकर रेहान ने कॉल उठाया तो सामने वाले की बात सुन रेहान ने थोड़े गुस्से से कहा यूं इडियट, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर रेहान जल्दी से तैयार होने लगा। उसने आकृति से कहा बेबी मैं शाम को तुम्हारी बात सुन लूँगा, अभी मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। आकृति ने भी हामी भर दी और बोली तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। रेहान ने हाँ कहा तो आकृति नीचे चली गई। कुछ ही देर में रेहान नीचे आया और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए चला गया। आकृति ने बहुत सोचा, फिर उसने फैसला लिया कि वो उस आदमी से मिलने जाएगी। वहीं दूसरी ओर उस आदमी ने पीछे मुड़ कर कहा आपका काम हो गया मैम, वो आ रही है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली बस वो एक बार आ जाए, फिर आज का दिन उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। फिर वो आदमी और वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। कुछ समय बाद आकृति एक सुनसान रोड पर गाड़ी चला रही थी। पता नहीं क्यों पर आज उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। जहाँ का एड्रेस उस आदमी ने भेजा था वो शहर से बाहर था, रास्ते पूरी तरह सुनसान थे। वहीं रेहान जो एक फाइल पढ़ रहा था, अचानक से उसे बहुत बुरा फील होने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने आकृति का नंबर डायल किया पर वो बंद था तो रेहान ने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया तो एक मेड ने कॉल उठाया। हेलो आकृति, कहा है उससे मेरी बात कराओ। रेहान ने कॉल उठते ही कहा तो उस मेड ने कहा सर मैम तो 1 घंटे पहले ही बाहर गई है। रेहान ने इससे आगे कुछ नहीं कहा और कॉल रख दिया। रेहान को एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जाने वाला है। वहीं दूसरी ओर आकृति की एक कार एक सुनसान सी पहाड़ी पर आकर रुकी। उसने देखा आसपास बस ऊंची ऊंची चट्टानें थी और नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। आकृति को अब अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था क्योंकि वो जहाँ थी उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसने अपना फ़ोन देखा जिसमें नेटवर्क नहीं था। अब आकृति को थोड़ा डर लग रहा था।
तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार में से एक कोई उतरा जिसे देख आकृति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और उसके मुंह से बस इतना निकला, आप। आकृति की बात जैसे ही उस अनजान इंसान पर पड़ी तो वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ मैं। आकृति को अब डर लगने लगा। उसने कहा, आप जानती थी सब। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आकृति आकृति आकृति, तुम सच में कितनी भोली हो ना, कि तुमने बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर किसी को खबर किए यहाँ आ गई। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, है ना। एपिसोड 84। आकृति उसकी बात सुन डर से कांपने लगती है, पर फिर भी वो थोड़ा हिम्मत कर कहती है, नहीं, आपने अगर ऐसा कुछ भी किया तो रेहान आपको छोड़ेगा नहीं। आकृति की बात सुन वो औरत जोर जोर से हंस के आकृति की ओर बढ़ती है। वहीं आकृति डर कर पीछे जाने लगती है। वो और तकती है, अच्छा ऐसा, पर आकृति रेहान को बताएगा, हम अब मुर्दे तो बात करते नहीं है ना। आकृति उसकी बात सुन डर गई। उसने डरते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रही है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रेहान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। आकृति की बात पर वो औरत कहती है, ये सब बस कहने की बातें हैं, हर कोई अपने लिए जीता है, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और तुम तो एक ऐसा ग्रहण हो जो रेहान की लाइफ से जाते ही वो फिर से वैसा ही हो जाएगा, बस थोड़े दिन रोएगा और क्या करेगा। आकृति ने डरते हुए वापस जैसे ही कुछ कहने को हुई, उस औरत ने एक बंदूक अपने कमर से निकली और आकृति के ऊपर तान दी। बस अब मुझे कुछ भी बकवास नहीं सुनना, तो बाय आकृति। इतना कहते ही उस औरत ने जैसे ही शूट करना चाहा, आकृति ने कहा, प्लीज आप ऐसा मत लीजिए, मैं रेहान के बिना और रेहान मेरे बिना नहीं रह पाएगा। आकृति की बात सुन वो औरत ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये लड़की, तुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे मेरे पास तेरे लिए एक न्यूज़ है। तो आकृति उसे हैरत से देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो। तो वो औरत बोली, तेरे जो माँ बाप थे ना, बेचारे बहुत अच्छे थे तेरे लिए, उन्होंने खुद की जान खतरे में डाल दी। वो तुझको उन लोगों से बचाना चाहते थे जिन्होंने पैदा होने पर तुझे मारना चाहा, पर तेरी माँ, मतलब जिसने तुझे पाला, उसने उनसे छुपकर तुझे पाला। पता है, तू उन्हें बरसात में मिली थी, जब तू पानी में भीग, उन्हें लगा तू मर जाएगी, इसलिए तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, पर उस औरत ने जैसे ही तुझे सड़क पर रोते देखा तो तुझे घर ले आए, अपने बेटी बनाया, पाला पोसा पढ़ाया। पर जब तू बड़ी हुई तो उसे पता चल गया कि तू जिंदा है। फिर क्या था, उन्होंने तुझे मारना चाहा, पर अफसोस कि तू बच गई और तेरे माँ बाप मारे गए। बेचारे मरते दम तक तेरी हिफाजत की, उन्हें लगा तू मर गई, पर फिर कुछ समय बाद पता चला तू जिंदा है। पर कोई था जो तुझे छुपा रहा था, तेरी हिफाजत कर रहा था, उसने कभी किसी को तेरे आसपास नहीं आने दिया, दूर होकर भी उसने तेरी हिफाजत की। तू जानना चाहती है वो कौन है। आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो उस औरत ने कहा, रेहान अमेरिका में रहते हुए भी उसने तेरी हिफाजत की, जब तूने उससे ब्रेकअप किया तो तुझे लगा वो तुझे छोड़कर चला गया, नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं था, पर उसके आदमी हर समय तुम पर नजर रखते, तुम्हारी हिफाजत करते। फिर रेहान आया, उसने जबरदस्ती ही सही पर तुम्हें अपना बना लिया, अब वो तुम्हारी खुद हिफाजत करता है, पर अफसोस आज वो चूक गया, गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, जो तुम उसको बगैर बताए बस एक कॉल पर आ गई। हाँ। आकृति की आंखों में अब बेहिसाब आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आकृति की इसी हालत देख उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, बस इसी तरह मैं तुझे टूटता हुआ देखना चाहती थी, मैं चाहती थी कि इतना मजबूर हो जाए, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। आकृति रोते हुए पीछे जाने लगी। उसको कोई होश नहीं था, वो ये जानती थी कि उसके मॉम डैड ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। वो औरत देखती है कि आकृति पूरी तरह टूट गई है, अब उसे मारना और भी आसान होगा, तो वो जैसे ही उसके पास जाने लगती है, पीछे ब्लैक कलर की 10 BMW आकर रुक जाती है। उस कार में से रेहान उतरता है। जब उसकी नज़र सामने खड़ी औरत और आकृति पर पड़ती है तो वो दौड़कर आकृति के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आकृति को तो अब कोई होश ही नहीं था। तभी रेहान उस औरत को देख कहता है, कैसी माँ हो आप, अपने ही बेटे की खुशियाँ आपको नहीं दिखती, आप अच्छे से जानते हो मेरी खुशियाँ आकृति है, पर आपने आज उसे ही मारने की कोशिश की, क्यों माँ, क्यों।
जी हाँ, ये रेहान की मोम है। रेहान, तुम पागल हो चुके हो, इस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार में ऐसा बना दिया है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पर अब तुम इसके लिए अपनी मोम के भी खिलाफ जाओगे क्या? ये मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी मोम की बात सुन रेहान ने थोड़ा गुस्से से कहा, मोम कैसी बात कर रही है आप? वो मेरी वाइफ है और आप चाहे कुछ भी करे, आप जब भी मेरी आकृति को तकलीफ पहुंचाना चाहेगी तो आपको सबसे पहले मुझे मारना होगा। रेहान की बात सुन उसकी मोम वैसी ही खड़ी रही तो रेहान ने आकृति को बाहों में उठा लिया और जाने लगा। तो रेहान की मोम ने थोड़ा गुस्से से कहा, रेहान तब क्या करोगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये अब भी जिंदा है? कैसे बचाओगे? अपनी मोम की बात सुन रेहान वहीं जम सा गया। फिर उसने आकृति को देखा जो उसे ही देख रही थी। रेहान ने बगैर अपनी मोम को देखे ही कहा, मार डालूंगा जो मेरी आकृति को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप शायद जानते ही नहीं कि आकृति मेरी जान है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, और ये बात आपसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है ना मोम? फिर रेहान ने आकृति को गोद में उठाया और आकृति को अपने साथ अपनी कार में ले गया। रेहान ने कार में आकृति को आराम से बिठाया, फिर खुद भी उसके पास बैठ गया और ड्राइवर को चलने को कहा। आकृति अब भी बाहर देख रही थी, फिर कुछ सोच उसने रेहान की तरफ देख कहा, रेहान मैं कौन हूँ और वो तुम्हारी मोम किसकी बात कर रहे थी? हाँ। रेहान ने आकृति को खींच अपनी गोद में बिठाकर उसे कसकर गले लगा लिया और कुछ देर उसे खुद में महसूस कर धीमी आवाज में कहा, चाहे तुम कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम मिसेज आकृति रेहान आहूजा हो। बस इतना जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। इससे आगे आकृति कुछ नहीं कह पाई और रेहान से कहा, आई लव यू रेहान। तो रेहान ने उसे लिप्स पर किस कर कहा, आई लव यू टू आकृति। फिर दोनों ही अपने प्यार में घूम हो गए। एपिसोड 85। वहीं दूसरी ओर रेहान की मोम ने गुस्से से कहा, नहीं आकृति, मैं तुम्हें अपने बेटे से दूर करके रहूंगी, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर रेहान की मोम ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग में सामने से कॉल उठ गया तो रेहान की मोम ने कहा, तुम्हें जिसकी तलाश है वो इंडिया में है। तभी उधर से एक आदमी की कड़क आवाज आई, OHK। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। रेहान की मोम जोर जोर से हंसने लगी और कहा, बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने प्यार पर क्या ये आने वाला तूफान तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा? तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मैं भी तुमसे रेहान को दूर कर दूंगी। ऑस्ट्रेलिया। एक बड़े से होटल के प्राइवेट रूम में एक आदमी जिसकी उम्र करीब 29 साल की थी, दिखने से ही वो किसी प्रिंस से कम नहीं था। तभी उसके पास एक आदमी आया और कहा, हुकुम सा हमें चलना चाहिए, आपका जेट इंडिया जाने के लिए तैयार है। वो आदमी ने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा, फिर अपने टैबलेट में एक लड़की की फोटो देख कहा, आ रहा हूँ आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए, मैं आपको अब किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा, फिर चाहे कितनी ही लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। इंडिया में आकृति और रेहान अपने विला पहुंचे। आकृति ने अब भी रेहान को कसकर गले से लगा रखा था क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। रेहान आकृति की हालत बहुत अच्छे से समझ रहा था कि वो आज सच्चाई जानकर बहुत दुखी है, पर सबसे ज्यादा डर इस बात था कि जिस दिन आकृति के सामने उसकी असलियत आ गई तो क्या वो सह पाएगी। रेहान को बहुत गिल्ट भी था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज आकृति इतनी बड़ी मुश्किल में थी, और जिस सच्चाई से रेहान उसे दूर रखना चाहता था वो अब थोड़ी ही क्यों ना हो पर उसे पता चल गई थी, और अगर आकृति ने ठान लिया तो शायद वो पूरी सच्चाई जान ले, पर रेहान ऐसा नहीं चाहता था कि आकृति और कुछ जाने। रेहान ने आकृति को गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। आकृति अब भी किसी गहरी सोच में डूबी थी, उसे रह रहकर रेहान की मोम की बातें याद आ रही थी। अब उसे जानना था कि आखिर वो कौन है और उसका वजूद क्या है। जहाँ एक और रेहान आकृति को उस सच्चाई से दूर रखना चाहता था, वहीं आकृति उस तक पहुँचना चाहती थी। अब देखना ये होगा कि इसमें किसकी जीत होती है, पर सच्चाई तक पहुंचते पहुंचते क्या वो रेहान से दूर हो जाएगी? क्या वही राज है को आकृति और रेहान को अलग कर देगा?
रेहान आकृति को लेकर रूम में आया और उसे बेड पर लिटाकर उसके पास ही बैठ गया। आकृति ने अब भी रेहान को नहीं देखा, वो बस अपनी सोच में डूबी थी। रेहान ने आकृति के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, क्या बात है? आकृति ने रेहान को देखा, फिर अपने हाथ को जो उसके हाथ में था रेहान को देख उसने धीरे से कहा, रेहान तुम्हें सब पता था पहले से, फिर तुमने मुझसे ये सब क्यों? रेहान ने एक नज़र आकृति को देखा, फिर उसके हाथ को और कस कर पकड़कर कहा, आकृति तुम अब मेरी वाइफ हो और वैसे भी तुम उन सब से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। रेहान की बात सुन आकृति ने कहा, पर रेहान। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही रेहान ने थोड़ा सख्त होकर कहा, आकृति क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने एक बार कह दिया ना, तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है तो नहीं है, और अब चुपचाप से सो जाओ। रेहान ने ये बात गुस्से में कही थी जिससे आकृति पहले तो डर गई, पर फिर हिम्मत कर उसने भी थोड़े गुस्से के साथ कहा, रेहान ये क्या बोल रहे हो? मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, और चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो मैं जानकर ही रहूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे, समझे ना? रेहान ने कभी नहीं सोचा था कि आकृति उससे इस तरह बात करेगी। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने आकृति को घूरा और कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे सच्चाई जानती हो। रेहान की बातें आकृति को गुस्सा दिला रहे थे। आकृति ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, पहले तो तुमने मुझसे सच छुपाया और अब तुम रेहान हर बार खुद की मनमानी चलाते हो। क्या तुम्हें मेरी फिक्र है कि मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल है? पर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है। तुम शुरुआत से मेरे साथ जबरदस्ती ही कर रहे हो, फिर वो शादी, फिर साथ रहना, और अब मेरे सामने ये सच का आना। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी मोम ने मुझे बताया, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाती। रेहान तुम एक नंबर के स्वार्थी इंसान हो, तुम्हें बस मैं चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मुझे क्या चाहिए, पर अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं ये जानकर रहूंगी। इतना कहकर आकृति बेड से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। वहीं रेहान को आकृति की बातें सुन बहुत गुस्सा आता है और वो भी वहां से उठकर स्टडी रूम में चला जाता है जहां पर राघव पहले से ही बैठा था। रेहान ने अंदर आकर अपनी चेयर पर बैठ राघव से कहा, आकृति के पीछे और सिक्योरिटी लगाओ, मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए कि वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। रेहान की बात पर राघव ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वहां से आगे की अरेंजमेंट करने के लिए चल पड़ा। एपिसोड 86। आकृति शावर लेकर रूम में आई। उसने चारों तरफ देखा तो पाया रेहान कहीं नहीं है। फिर उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपना पर्स लेकर नीचे आ गई। वो जैसे ही लिविंग एरिया से होते हुए बाहर की ओर जाने लगी, तभी पीछे से एक जोरदार आवाज ने उसके पैर रुकने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रही हो? आकृति ने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान अपने हाथ फोल्ड करके उसे है घूर रहा था। आकृति ने अपने ऊपर फिंगर पॉइंट की और कहा, क्या आप मुझे कह रहे थे मिस्टर आहूजा? आकृति की बात सुन रेहान ने उसे घूरा, क्योंकि आज आकृति उसे रेहान ना बुलाकर मिस्टर आहूजा बुला रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि आकृति रेहान से गुस्सा थी। रेहान ने एक नज़र आकृति को देखा, फिर उसकी ओर बढ़ा। आकृति उसके इस तरह पास आने से थोड़ा घबरा गई और पीछे ने लगी। रेहान आगे आया और कमर से पकड़ आकृति को खुद के करीब खींच लिया, जिससे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। आकृति को रेहान की करीबी उसके अंदर उमड़े गुस्से को शांत करा रहे थे। वहीं रेहान ने आकृति की कमर को और कस कर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, आकृति तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारे सच जानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, बस यही बहुत नहीं है। आकृति ने रेहान की आंखों में देखा, जिसमें अभी उसे खुद के लिए प्यार, फिक्र, चिंता दिख रही थी, पर फिर भी उसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और कहा, नहीं रेहान, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, मैं सच तक जाकर रहूंगी। रेहान ने सुना तो थोड़े गुस्से में कहा, फिर चाहे हमारा रिश्ता ही क्यों ना दाव पर लग जाए, क्यों? आकृति ने कभी नहीं सोचा था कि रेहान ऐसा कुछ बोलेगा। आकृति की आंखों से पानी झरने की तरह बहने लगा। उसने रेहान को देखा और उससे दूर होकर बोली, क्या तुम मुझे धमका रहे हो?
रेहान को आकृति के आंसू देख अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस किया, फिर भी उसने अपने आप को मजबूत कर कहा, अगर तुमने कुछ भी पता करने की कोशिश की तो। आकृति ने भरे गले से कहा, तो क्या? रेहान ने अब खुद को मजबूत किया और वो बोला जो वो कभी नहीं बोलना चाहता था, तो तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारा वो सच। इतना कहकर रेहान वहां से बगैर आकृति को देखे चले गया, क्योंकि वो इसके बाद आकृति से नजरें नहीं मिला सकता था। आकृति ने जैसे ही रेहान की बात सुनी वो धम से जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वहीं रेहान अपने स्टडी रूम में आया और गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा, क्योंकि आकृति को जितना सुनकर दर्द नहीं हुआ था उससे कई गुना ज्यादा दर्द तकलीफ रेहान को हो रही थी। आकृति उसके लिए सब कुछ थी, वो उसके लिए किसी की जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। वो जानता था कि अगर वो ये बात नहीं कहता तो शायद आकृति उसकी कभी नहीं सुनती और वो सच्चाई पता कर ही लेती, जिसे जानकर उसे सिर्फ दुख होता, और ये रेहान नहीं चाहता था। वहीं बाहर आकृति रोए जा रही थी और अंदर रेहान वो अपना सारा गुस्सा दर्द सामान तोड़कर निकाल रहा था। घर के सारे नौकर हैरान थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि उनकी मैडम उनके सर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पर आज जो कुछ भी हुआ वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लगभग 2 घंटे तक आकृति रोती रही और फिर वो वैसे ही वहीं पर बेहोश हो गई। जब सबने आकृति को बेहोश देखा तो सब डर गए। उसमें से एक नौकर ने हिम्मत की और रेहान के स्टडी रूम के डोर के पास गया और नोक किया। रेहान ने कम इन कहा तो नौकर अंदर आया और रेहान के सामने सर झुकाकर कहा, सर वो मैडम बेहोश हो गई है। रेहान ने जैसे ही सुना वो दौड़कर आकृति के पास गया और जब उसने देखा कि आकृति बेजान सी जमीन पर पड़ी है तो उसने आकृति को अपनी गोद में उठा लिया। आकृति रेहान की बाहों में झूल गई। रेहान ने आकृति का चेहरा देखा जो पूरा लाल हो गया था। वहीं रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। रेहान ने उसे बेड पर लेटाया, फिर वॉशरूम से एक नेपकिन गीला कर आकृति के चेहरा पोंछा और फिर आकृति को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर उसके FORHED पर किस किया और कहा, आई एम सॉरी, पर अगर मैं ये नहीं बोलता तो शायद तुम नहीं रुकती। फिर रेहान वहीं बेड पर लेट गया और आकृति को अपनी बाहों में भर सो गया। एयरपोर्ट पर एक आदमी जिसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स थे वो किसी राजा की तरह चल रहा था। उस आदमी ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और वो उसमें कहर ढा रहा था। वहीं एयरपोर्ट पर हर लड़की उसे देखा है भर रही थी। वो आदमी सीधा अपनी कार में जाकर बैठ गया और फिर कार निकल पड़ी रास्तों पर। उस आदमी ने अपना टैबलेट चलाते चलाते हुए ही कहा, कुछ पता चला कि हमारी हुक्मरानी सा इस समय कहाँ है? सामने बैठे आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो हुक्म सा बात ये है कि वो हुक्मरानी सा है। वो तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है जो तुम ऐसे बता रहे हो, हमें बस इतना बताओ कि हमारी हुक्मरानी सा कहाँ है? वो आदमी जो सामने बैठे शख्स की बातों से ऊब चुका था, इसलिए उसने थोड़ा गुस्से से कहा, वो हुक्मरानी सा ने शादी कर ली है और वो अपने पति के साथ रहती है। उसकी बात सुन उस आदमी की मुठियां कस गई और उसने गुस्से से कहा, आपने ठीक नहीं किया हुक्मरानी सा, आपने हमारे गुस्से को बढ़ा दिया है, पर अब नहीं, चाहे शादी हुई हो या बच्चा, पर अब हम आपको पाकर रहेंगे। कई सालों से तड़प रहे हैं आपके लिए और कोई भी एरा गेरा आपको हमसे दूर नहीं कर सकता। उसकी बात सुन सामने बैठे आदमी को पसीना आने लगा। उसने थोड़ा धीरे से कहा, वो हुकुम सा जिससे हुक्मरानी सा ने शादी की है वो मशहूर बिजनेस टायकून रेहान आहूजा है। उस आदमी ने सुना तो थोड़ा गुस्से और जलन के भाव से खुद से कहा, रेहान आहूजा, ये तुमने ठीक नहीं किया। हमारी रानी सा को तुमने, पर अब हम आ गए हैं तुमसे हमारी रानी सा को लेने और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एपिसोड 87। आकृति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि अब आने वाला वक्त उसके लिए क्या क्या परेशानी लेकर आएगा। शाम को आकृति की नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेले पाया। उसने इधर उधर देखा तो पाया रेहान सोफे पर बैठा एक फाइल पढ़ रहा था।
आकृति रेहान को देख रही थी। तभी रेहान ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो पाया आकृति उसे देख रही है। तो रेहान ने तुरंत नजरें फेर ली, जिससे आकृति के दिल में एक टीस उठी। उसने रेहान को नम आंखों से देखा और बैग से उठकर उसकी ओर बढ़ने लगी। रेहान ने जब आकृति को खुद की ओर आते हुए देखा तो वो उठकर जाने लगा। ये देख आकृति ने पीछे से रेहान का हाथ पकड़ा और उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। उसने रेहान की ओर देखा तो रेहान ने अपना मुंह फेर लिया तो आकृति सीधे रेहान के सीने से जा लगी। रेहान उसे बाहों में भरना चाहता था, पर कुछ सोच के उसने अपने हाथ हवा में रोक दिए और वहीं आकृति ने भी महसूस किया कि रेहान उसे हग करने वाला था, पर वो रुक गया। तो आकृति ने रुंधे हुए गले से कहा, आई एम सॉरी रेहान, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ भी पता नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारा साथ तुम्हारा प्यार इम्पोर्टेंट है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू रेहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी सच तक पहुँचने के लिए अपने रिश्ते की कुर्बानी नहीं दे सकती। अगर मैं तुमसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगी रेहान, मुझे कोई सच नहीं जानना, प्लीज तुम। इतना कहकर आकृति रोने लगी और रेहान को कसकर गले से लगा लिया। रेहान जो कब से अपने इमोशन कंट्रोल किए हुए था, उससे अब और कंट्रोल नहीं हुआ और उसने भी कसकर आकृति को गले से लगा लिया। वहीं आकृति ने जब महसूस किया कि रेहान ने उसे माफ कर दिया तो उसने और मजबूती से रेहान को पकड़ लिया। कुछ देर बाद रेहान ने आकृति को खुद से अलग किया और उसके होठ पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। आकृति भी उसका पूरा साथ दे रही थी। रेहान कुछ देर तो उसे किस करता रहा, फिर वो आकृति से अलग हुआ, पर आकृति को उसका अलग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने वापस रेहान को किस करने लगी। अब उसके हाथ धीरे धीरे रेहान की शर्ट खोल रहे थे, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि अभी आकृति को रेहान का प्यार चाहिए। रेहान ने ज्यादा कुछ ना सोच आकृति का पूरा साथ देने लगा। लगभग 3 घंटे प्यार करने के बाद आकृति रेहान के सीने पर सिर रखा किसी गहरी सोच में डूबी थी। वहीं रेहान प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद रेहान को उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी, तो रेहान ने उसे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा जिसमें आंसू थे। रेहान ने उसकी आंखें पोंछी और उसके माथे पर अपने लिप्स रख दिए, फिर वापस आकृति को खुद के सीने से लगा लिया। आकृति ने धीरे से रूंधे हुए गले से कहा, रेहान। रेहान ने धीरे से बस हम कहा, तो आकृति ने उसी रूंधे हुए गले के साथ कहा, मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम फिर कभी ये नहीं कहोगे कि तुम्हें ये रिलेशनशिप खत्म करनी है। तुम नहीं जानते, पर आई रियली लव यू एंड ऑल्सो वॉन्ट यू, प्लीज मुझे छोड़ना मत, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं भी बता नहीं पाऊंगी, बस इतना समझ लो कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे मुझे मेरा वजूद ही क्यों ना मिटाना पड़े। मुझे कोई सच नहीं जानना, मेरे लिए बस तुम, सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। लास्ट की लाइन बोलते बोलते आकृति की आवाज रुआसी हो गई थी, जो कि रेहान बहुत अच्छे महसूस कर सकता था। अब उसने और कसकर आकृति को अपने सीने से लगा लिया। आज उसे आकृति में खुद की छवि दिख रही थी, क्योंकि रेहान भी तो कुछ ऐसा ही था। आज जो आकृति कह रही थी वो सब रेहान भी आकृति के लिए फील करता था। रेहान ने अपना शर्ट आकृति को पहनाया, फिर उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। वहां ले जाकर उसने आकृति को टब में लिटाया। कुछ देर बाद रेहान आकृति को बाहों में लिए बाहर आया और सोफे पर बिठा दिया। फिर कबर्ड से एक नेवी ब्लू कलर की नाइटी निकाली, फिर वो आकृति को पहना दी। फिर रेहान ने हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। खुद के लिए रेहान की इतनी केयर देख आकृति को बहुत सुकून मिल रहा था। बस यही तो चाहिए था आकृति को कि रेहान उसे प्यार करे, उसकी केयर करे। आकृति रेहान को देखे जा रही थी और रेहान उसके बाल सुखा रहा था। कुछ देर बाद रेहान ने वापस अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे ले गया। रेहान आकृति को सीधे डाइनिंग टेबल पर ले गया। वहां पर उसने आकृति को चेयर पर बिठाया, फिर खुद भी पास की चेयर पर बैठ गया। फिर रेहान ने आकृति को अपने हाथों से खाना खिलाया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला में एक आदमी राजा की तरह बैठा था और उसके सामने उसका असिस्टेंट था, जो सिर झुकाए खड़ा था।
उस आदमी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, काम हुआ। उस आदमी के असिस्टेंट ने सिर झुकाए हुए ही कहा, वो हुक्म सा अभी नहीं। उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या अब तुम्हें जीने की चाह नहीं बची? किसी भी कीमत पर मुझे रानी सा से मिलना है, वरना कल तुम्हारी लाश को भेड़िए को परोसा जाएगा, समझे? एपिसोड 88। उसकी इस बात को सुन सामने खड़ा असिस्टेंट थर-थर कांपने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसका बॉस ये कर सकता बज। फिर उसने जल्दी से कहा, हुकुम सा बस हमें कुछ घंटे की मोहलत और दे दो, हम कुछ करते हैं। फिर उस आदमी ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। फिर वो असिस्टेंट ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। रेहान के विला में रात हो चुकी थी। आज रेहान ऑफिस नहीं गया था क्योंकि उसे आकृति को इस हालत में छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वही आकृति अपने बेड पर बैठी लोशन लगा रही थी, जो वो हमेशा सोने से पहले लगाती थी। वही रेहान आराम से सोफे पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। आकृति ने एक नज़र अपने कामकाजी पति को देखा, जो रात को भी काम कर रहा था। फिर उसने साइड टेबल के ड्रॉवर से रिमोट निकाला और टीवी ऑन कर दी। उसने एक मूवी लगा दी और वो उस मूवी को देखने लगी। वही रेहान जो अपना काम कर रहा था, उसने जब देखा ली आकृति टीवी देख रही है तो उसने बगैर लैपटॉप से नजरें हटाए कहा, आकृति टीवी बंद करो और चुपचाप सो जाओ। आकृति ने उसकी बात सुनी और पूरी तरह इग्नोर कर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दी। वही जब रेहान ने खुद को इग्नोर होते हुए देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। फिर रेहान ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और आकृति को घूरने लगा। आकृति ने जब रेहान को देखा तो गुस्से से टीवी बंद कर बोली, लो कर दी खुश खडूस कहीं के। रेहान ने उसे एक गुस्से वाला लुक दिया और वापस लैपटॉप पर काम करते करते बोला, सुन रहा हूँ मैं। आकृति ने चिढ़कर बिस्तर पर लेटते हुए कहा, हाँ तो सुन सको इसलिए बोला। उसकी बात पर रेहान को हंसी आ गई, पर फिर भी वो अपना काम करने लगा। आकृति जो काफी टाइम से सोने की कोशिश कर रही थी, वो अब परेशान हो गई थी क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे अब रेहान की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। अब आकृति से रहा नहीं गया और फिर वो बेड से उठी और सीधा रेहान के पास गई। एक पल गवाए बिना उसने लैपटॉप लगभग छीना, फिर साइड टेबल पर रख खुद उसकी गोद में बैठ गई। रेहान उसके सडन रिएक्शन से चौंक गया और आकृति को देखने लगा। आकृति ने अपनी बाहें रेहान के गले में डाली और कहा, एक तो आदत डालते हो साथ में सोने की, फिर अकेले ही सोने को कहते हो, आई हेट यू रेहान, तुम बहुत बुरे हो। आकृति को बात सुन रेहान हैरानी से उसे देखने लगता है। वही आकृति उसके बगैर कुछ कहे या सुने उसके लिप्स को हल्का सा छूकर उसके सीने में खुद को छुपा लेती है। रेहान जो हैरान सा बस आकृति को ही देखे जा रहा था, उसके तो जैसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। उससे ये लड़की कभी समझ नहीं आती थी। पल में शोला, पल में शबनम आई मीन, कभी इतना गुस्सा होती थी कि पूछो ही मत, और पल में प्यार करती थी। रेहान ने आकृति को अपनी बाहों में भरा और लैपटॉप टेबल पर रख अपना काम करने लगा। आकृति भी रेहान की बाहों में आराम से सो गई। कुछ टाइम बाद रेहान का काम खत्म हुआ, फिर उसने अपनी बाहों में आराम से सो रही आकृति को देखा, फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। रेहान ने उसे बाहों में लिए हुए ही आराम से बिस्तर पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ाकर सो गया। जहां आकृति और रेहान चैन की नींद सो रहे थे, वहीं किसी की रातों को नींद उड़ चुकी थी। एक आदमी जो राजा से कम नहीं था, उसके सामने एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें वो लड़की मुस्कुरा रही थी। वो आदमी ने तस्वीर को देख एक और बोतल खोली और सामने शराब पीते हुए ही कहा, ना जाने कहा हो कब से पगलों की तरह ढूंढ रहा हूँ आपको, पर आप हो कि ना जाने कहा छुपकर बैठी हो। पर याद रखना, जिस दिन आप हमें मिले उस दिन से आपको कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, आप सिर्फ मेरी है। फिर वो वहीं पर लेट गया। कहते हैं नया सवेरा हर किसी की जिंदगी में एक नई उम्मीद, नए सपने उम्मीद लेकर आता है। देखना ये होगा कि आज का ये दिन रेहान और आकृति को लाइफ में कौन सा तूफान लेकर आएगा। सुबह जब रेहान की आंख खुली तो उसने अपनी बाहों में सोई आकृति को देखा, जो बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की जैसे रेहान से चिपकी थी। रेहान ने आकृति के लिप्स को हल्के से चूमा, फिर उठकर बाथरूम चला गया।
कुछ समय बाद वो बाहर आया। उसने अपने कपड़े पहने और रेडी हुआ। उसने बेड पर देखा जहां आकृति अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। रेहान ने उसने माथे को चूमा और फिर वो नीचे आया और सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। रेहान कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचा, तभी उसके सामने उसका असिस्टेंट राघव आया और उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, वो आज बलराज सिंह राठौड़ की आपके साथ थोड़ी देर में मीटिंग है। रेहान ने हमें सिर हिलाया और वहां से सीधा अपने केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद राघव उसे मीटिंग रूम में बुलाने आया तो वो चल पड़ा। मीटिंग रूम में बलराज सिंह राठौड़ और उसका असिस्टेंट था, वहीं दूसरी तरफ रेहान और राघव थे। 2 घंटे की मीटिंग करने के बाद बलराज ने कहा, कहना पड़ेगा लोग यूं ही आपकी तारीफ नहीं करते, वैसे आपके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया तो रेहान ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और कहा, जी आपको भी। फिर बलराज ने आगे कहा, मिस्टर आहूजा, हमने आज एक छोटी सी पार्टी रखी है। वो क्या है ना, हम अभी अभी इंडिया आए हैं तो हमने एक छोटा गेट टुगेदर रखा है, तो आप भी आइएगा। रेहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल मिस्टर राठौड़, में जरूर आऊँगा। फिर बलराज ने उससे विदा ली और वहां से चले गए। एपिसोड 89। रेहान अपने केबिन में आकर जैसे ही बैठा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ्लैश हो रहे नाम को देखा, फिर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया तो सामने से एक प्यारी आवाज़ आई, रेहान तुम मुझे बगैर बताते चले गए। नहीं बेबी, आज मुझे ऑफिस जल्दी आना था क्योंकि हमारी एक मीटिंग थी जो अभी ही खत्म हुई है, पर मुझे उठा सकते थे ना। खैर ये छोड़ो, आपने नाश्ता किया? वो मैं बस करने ही वाला था। तभी डोर पर नोक हुआ तो रेहान ने 2 मिनट आकृति को रुकने को कहा और फिर कम इन कहा तो सामने राघव खड़ा था। उसके हाथ में प्लेट थी और जूस। तभी फोन से एक आवाज आई, मुझे पता था तुम कुछ नहीं खाने वाले, बहुत लापरवाह हो गए हो, इसलिए नाश्ता भिजवाया है तो चुपचाप खा लेना और हाँ शाम को जल्दी आना। मैं आई मिस यू एंड आई लव यू। इतना कहकर आकृति ने फोन रख दिया और रेहान ने एक नज़र राघव को घूरा जो अपनी बत्ती सी दिखा रहा था। तुम्हारे दांत बहुत चमक रहे हैं, इधर आओ मैं अभी तोड़ता हूँ। रेहान ने गुस्से से कहा तो राघव चुप हो गया और प्लेट टेबल पर रख वहां से 9-2-11 हो गया। रेहान ने प्लेट को देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद रेहान ने अपना फ़ोन निकाला और आकृति को एक मैसेज किया, बेबी मैंने नाश्ता कर लिया है, आज शाम हमें एक छोटी सी पार्टी में जाना है तो रेडी रहना और हाँ प्लीज़ मेरे कपड़े भी निकाल लेना। लव यू जान, समय पर खाना खा लेना और बगैर पूछे बाहर मत जाना। आकृति ने जब रेहान का मैसेज पढ़ा तो पहले तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, पर लास्ट का मैसेज पढ़ते पढ़ते उसे गुस्सा आ गया। उसने बस गुस्से वाले इमोजी भेजा और फ़ोन रख वॉशरूम चली गई। शाम का समय। आकृति का आज का पूरा दिन बस यूं ही निकल गया। शाम हो गई तो रेहान भी विला आ गया था। जैसे ही उसने अपने कमरे में पैर रखा तो उसका एक पैर अंदर रखते ही आकृति जोर से चीखी, रेहान पीछे हटो। रेहान ने हैरानी से पहले अपने नीचे देखा, फिर धीरे से अपने कमरे को। रेहान को यूं शौक में देख आकृति ने कहा, अंदर आ जाओ पर संभल कर, एक भी कपड़े पर पैर मत रखना। रेहान धीरे से एक एक कदम फूंककर अंदर रख रहा था जैसे वो किसी गैर मुल्क में है और उसके आसपास माइनिंग की हुई हो। रेहान ने इधर उधर डोलते हुए अंदर आया। उसने एक भी कपड़े पर पैर नहीं रखा। जब वो 7 समुंदर आई मीन कपड़ों को पाकर आकृति के पास तो उसे घूरने लगा। रेहान देखो ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने को, मैं क्या पहनूं? आकृति ने कहा तो रेहान ने पूरे कमरे को देखा जो कपड़ों की दुकान से कम नहीं था। आकृति लाइक सीरियसली, यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आकृति ने रेहान को घूरा, फिर गुस्से से कहा, रेहान ये सब पुराने हो गए हैं और मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। रेहान ने अपना माथा सहलाया और कहा, पर ये सब अभी पिछले महीने ही लाए गए हैं।
आकृति ने परेशानी से बेड पर बैठकर कहा, तुम मुझे अपने साथ पार्टी में क्या बनाकर ले जा रहे हो? रेहान ने उसके बगल में बैठकर कहा, क्या मतलब, तुम वाइफ हो मेरी तो तुम वहाँ मिसेज आकृति रेहान आहूजा ही बनकर जाओगी ना? आकृति ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एग्जैक्टली, तो अब तुम ही बताओ रेहान आहूजा जो कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, अब उसकी वाइफ भी थोड़ी अच्छी होना चाहिए ना? रेहान ने अपना सिर पीट लिया और आकृति को अपनी ओर खींच गोद में बिठा लिया, फिर उसके गालों को बारी बारी चूम लिया, फिर धीरे से कहा, बेबी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम कुछ भी पहनो तुम पर वो बेस्ट ही लगेगा, मुझे तो तुम बिना कपड़ों के और भी ज्यादा पसंद हो। लास्ट वाली लाइन रेहान ने आकृति के कान के पास जाकर धीरे से कही थी, जिससे आकृति पहले तो शर्मा गई पर अगले ही पल उसने रेहान के सीने पर मुके बरसाए और कहा, रेहान तुम दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं कहीं नहीं जाना, अब तुम अकेले ही जाओ। इतना बोलकर आकृति रेहान की बाहों से छूटी, फिर नीचे बिखरे हुए कपड़े उठाने लगी। रेहान जल्दी से खड़ा हुआ, फिर आकृति के हाथ से कपड़े साइड में रखे और आकृति की आंखों में देख कहा, बेबी प्लीज। रेहान की बात सुन आकृति ने सड़ा सा मुंह बनाया, फिर कहा, ओक बट मेरे कपड़े। रेहान ने अपना माथा पीट लिया और कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अरेंज कराता हूँ। आकृति के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने रेहान के गालों को चूम सीधा वॉशरूम में भाग गई। रेहा उसको जाते हुए देख रहा था, आकृति का प्यार देख उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज किया और फिर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। आकृति आधे घंटे बाद वॉशरूम से बाथरोब पहने बाहर आई तो सामने एक लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में 3 से 4 ड्रेस थी। उसने आकृति को ग्रिट किया, बदले में आकृति ने भी उसे एक स्माइल दी। मैम आप इनमें से कोई भी एक ड्रेस पहन लीजिए। आकृति ने एक नज़र ड्रेस को देखा, फिर उसमें से एक ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर गाउन निकाली जो बेहद सिंपल पर एलिगेंट थी। आकृति को सिंपल चीजें ज्यादा पसंद थी, वो लड़की बस हल्का सा मुस्कुरा दी। आकृति ने वो ड्रेस ली और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में आकृति बाहर आई, वो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उस लड़की ने आकृति की बेहद तारीफ की और आकृति बस मुस्कुरा दी। उस लड़की ने आकृति का मेकअप किया और बालों का एक प्यारा सा बन बनाया। आकृति जब रेडी हुई तो उसने खुद को मिरर में देखा, सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकृति ने उस लड़की को धन्यवाद किया और वो लड़की वहां से चली गई। एपिसोड 90। रेहान लिविंग रूम में बैठा आकृति का वेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रही आकृति पर गई, उसे देख रेहान तो जम सा गया। आकृति नीचे आई और सीधा रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से रेहान से पूछा, रेहान मैं कैसी लग रही हूँ? रेहान ने जैसे ही आकृति की आवाज़ सुनी वो अपने सेंस में वापस आया। वो सोफे खड़ा हुआ और आकृति के कमर को पकड़ खुद के करीब कर कहा, आज हम पार्टी में नहीं जा रहे। आकृति ने सुना तो हैरानी से रेहान को देखने लगी, फिर थोड़ा गुस्से से बोली, क्या? पर क्यों? तुम्हें पता भी है मैं कितने मन से तैयार हुई और अब तुम मना कर रहे हो। रेहान ने उसके होठ पर हल्का सा किस करा और उसे बाहों में उठाकर ऊपर लेकर जाने लगा। अब आकृति समझ गई कि रेहान क्यों नहीं जाना चाहता। आकृति ने धीरे से कहा, रेहान तुम ये क्या कर रहे हो? रेहान ने आकृति को कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया, फिर धीरे से कहा, मैंने क्या किया? अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को प्यार करना गलत कैसे हुआ भला? वैसे भी जान पार्टी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आकृति ने सुना तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। आकृति ने रेहान की आंखों में देखा, जहां इस वक्त उसके लिए सिर्फ प्यार था। आकृति ने आगे कुछ नहीं कहा तो रेहान उसे किस करने लगा, फिर दोनों ही अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। वही दूसरी तरफ, रेहान आहूजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी सा को हमसे दूर करने की? इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। रेहान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पास खड़ा असिस्टेंट डर से कांप रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
बलराज सिंह राठौर से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी रेहान को, अब मैं उसे बताऊंगा कि दुश्मनी किसे कहते हैं। फिर बलराज असिस्टेंट की ओर बढ़ा और बोला, अब एक ही रास्ता बचा है जिससे वो हमेशा के लिए मेरी हो सकती है, तैयारी करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, जी हुकुम सा। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह का समय। आकृति की जब सुबह नींद खुली तो उसने खुद को रेहान की बाहों में पाया। आकृति के फेस पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसने स्माइल करते हुए धीरे से रेहान के लिप्स चूम लिए और उठकर वॉशरूम चली गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसे हल्के से चक्कर आ रहे थे, पर उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। उसने इन सब को इग्नोर किया और नीचे चली गई। आज उसे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर वो किचन में गई जहां मेड काम कर रही थी। आकृति ने पहले अपने लिए चाय बनाई, फिर बाहर लिविंग रूम में आकर बैठ गई। आकृति चाय पी ही रही थी कि तभी वहां मयंक आ गया। उसे देख आकृति के फेस पर स्माइल आ गई। मयंक आया और आकृति के पास बैठ गया, फिर कहा, आकृति दी, आप कैसे हो? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? आकृति ने मयंक के सिर पर हाथ फेरा, फिर कहा, कुछ नहीं, बस सुबह से थोड़ा अजीब लग रहा है। मयंक ने आकृति के माथे को छुआ तो उसे सब नॉर्मल लगा। तभी उसका फोन बजा। उसने आकृति को देखा तो आकृति ने उसे फोन उठाने को कह दिया तो मयंक उठकर चला गया। आकृति ने चाय पी और वहीं बैठी थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो पाया ये एक प्राइवेट नंबर है। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर कॉल उठा लिया। तभी सामने से एक आवाज आई, आकृति जी, कैसी है आप? आकृति ने आश्चर्य से कहा, जी आप कौन? क्या आप मुझे जानते हैं? आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैसे जैसे वो आदमी बोल रहा था वैसे वैसे आकृति की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लास्ट में उस आदमी ने कहा, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, वो पेपर आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे, आपको बस उस पर साइन करवाना है। आकृति का ध्यान रूम से बाहर आते रेहान पर गया तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फ़ोन रख दिया। वहीं जब रेहान बाहर लिविंग रूम में पाया तो देखा आकृति उसकी ओर पीठ किए खड़ी है। रेहान ने आकृति के कंधे पर हाथ रखा तो आकृति ने पलटकर सीधे रेहान के गले जा लगी। रेहान को कुछ समझ नहीं आया कि आकृति को क्या हुआ, इसलिए रेहान ने आकृति को और मजबूती से खुद के गले से लगा लिया। रेहान ने धीरे से कहा, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना? आकृति कुछ कहती तभी पीछे से एक आवाज आई, आकृति दी को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए वो थोड़ी उदास है। रेहान ने पीछे पलटकर देखा तो पाया मयंक खड़ा था। रेहान ने आकृति का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, बेबी मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आकृति ने नामे गर्दन हिला दी तो रेहान ने कहा, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। रेहान जाने लगा तो आकृति ने पीछे से आवाज देकर कहा। आकृति ने कहा, रेहान जल्दी आना। रेहान को आकृति की बात समझ नहीं आई क्योंकि वो बस ऊपर ही तो जा रहा था। फिर भी रेहान ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। मयंक ने आकृति का हाथ पकड़ा और कहा, दी आप ठीक तो हो ना? आकृति ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर मयंक ऑफिस के लिए चला गया। कुछ देर बाद रेहान आया तो देखा आकृति डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी का वेट कर रही है तो रेहान उसके पास आकर तुरंत ही बैठ गया। आकृति ने उसे देखा तो जल्दी जल्दी खाना परोसने लगी। रेहान को आकृति का बिहेवियर काफी अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। टू बी कंटिन्यूड। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.
Subscribe MZ Stories for more amazing stories.